हेलो एवरीवन। हिस्ट्री में हम लोगों का चैप्टर 3 था जिसका नाम है रिलीजियस सिंथेसिस। और इसमें हम लोगों ने अभी तक इस पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 11 तक। और यहाँ तक हो गया था, चक्रधर स्वामी महाराज तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इसमें जो मेन है भक्ति मूवमेंट, इसमें आता है कि भक्ति मूवमेंट कैसे साउथ इंडिया में फैला और साउथ से फिर आ गया नॉर्थ में। और नॉर्थ में जो मेन हमारे जो संत थे, महात्मा थे, सूफी संत थे, उनमें संत रामानंद थे, कबीर थे, चैतन्य महाप्रभु थे, शंकर देवा थे, नरसिंह मेहता, संत मीराबाई, संत सेना, संत रोहिदास एंड सूरदास, और मुस्लिम संत रसखान और तुलसीदास। इन सब ने अपना अपना काम किया। फिर हम लोगों ने भावेश्वर जी के बारे में पढ़ा, जो कर्नाटका में लिंगायत से जुड़े हुए थे। महानुभाव पंथ के यानी चक्रधर स्वामी जी के महाराज के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में 13वीं सेंचुरी में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री गोविंद प्रभु। और उनके फॉलोवर जो थे वो सभी कास्ट, सभी क्रीड, उसमें आदमी औरत सभी आते थे। उन्होंने मराठी में अपनी प्रीचिंग की, संस्कृत की जगह पे। इस तरह से मराठी भाषा का भी प्रचार प्रसार हुआ और मराठी में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि जो उन्होंने बुक्स लिखी, जो उन्होंने प्रीचिंग की। और ये जो उनका सेक्ट था, जो उनके अनुयायी थे, जो सेक्ट था उनका परंपरा, ये विदर्भ से लेके मराठवाड़ा और पंजाब और अफगानिस्तान तक पहुंचे। अब आज का जो टॉपिक है मेन, वो है गुरु नानक जी का। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ डीयूनो करके बॉक्स हैं, तो इसको जरा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और इसमें समझाया गया है कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम जो थे उनका एक जैसा व्यू पॉइंट। यहाँ पे फेमस कोट है संत शेख मोहम्मद जी का, शेख मोहम्मद अविद तयाचे हरि गोविंद। मतलब शेख मोहम्मद के हृदय में गोविंद जी विराजते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी सूफी संत थे, ऐसे भी कुछ लोग थे दोनों तरफ, जो क्योंकि प्रभु तो अल्लाह, गॉड, भगवान तो सबका एक ही है ना, तो वो अपनी उसमें अपनी पूजा पाठ में वो उनका नाम लेते थे, वो उनका नाम लेते थे। इट वॉज वेरी कॉमन दैट टाइम। ओके, लेकिन तब इतनी आपस में कटुता नहीं थी जो अभी कुछ हमें आज़ादी के बाद देखने को बीच बीच में मिलती है। वो ऐसा तब सिस्टम नहीं था, उतना ज़्यादा तो खैर नहीं था। अब आते हैं पंजाब पे। गुरु नानक जी का जो टॉपिक है, गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु कहे जाते हैं। ही वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ Sikh religion. His work could be regarded as the first attempt to achieve religious synthesis. उनके काम को ये माना जाता है कि उनका वो पहला प्रयास था जिसने रिलीजियस सिंथेसिस को स्टार्ट किया। रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब ही यही है कि सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उनका संग्रह, उनका ग्रहण और उनको एक रूपता देना, कि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बात है। और रिलीजियस सिंथेसिस हर धर्म की अच्छी बातों को लेके उसको आगे बढ़ाना, अच्छी ज्ञान को, अच्छी बात को आगे बढ़ाना। He had visited many places of worship of Hindus and the Muslims, including Mecca. यानी वो मक्का तक चले गए। हिंदू और मुस्लिम्स के जितने प्लेसेस थे उन सबको उन्होंने विजिट किया, मक्का तक होके आए। He realized that the feeling of devotion is common everywhere. उन्होंने ये महसूस किया कि जो डिवोशन है, जो समर्पण की भावना है प्रभु भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, वो हर जगह एक जैसी है। फिर उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, और उनकी टीचिंग क्या थी? एम्ड एट अचीविंग हिंदू यूनिटी। पहला उनका ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रयास कई वर्षों से हो रहा है, शताब्दियों से हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये जो ड्रीम है आज तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में नहीं है
और वो जिहाद याद करके लोगों को भड़काते रहते हैं। दूसरा उनका था टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको बराबरी का हक दो, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करो। द ओनली वे टू रीच गॉड वॉज बाई चेस्ट बिहेवियर, अच्छे काम से ही आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक have been compiled in Guru Granth Sahib and his disciples are known as the Sikhyas। तो उनकी जो टीचिंग्स थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया गया। और ये सिखों का मेन पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। जैसे हॉली बुक होती है कुरान, जैसे बाइबल, जैसे गीता, ऐसे ही हॉली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। दिस होली स्क्रिप्चर आल्सो इंक्लूड पोजीशन ऑफ संत नामदेव एंड संत कबीर। इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे संत कबीर जी के और संत नामदेव जी के जो अच्छे स्क्रिप्चर्स थे वो भी, यानी जो भी कंपोजिशन थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। आफ्टर गुरु नानक देयर वर 9 गुरुज ऑफ सिख। उनके बाद में 9 गुरु होते हैं सिखों के, और गुरु गोविंद सिंह जो उसमें सबसे लास्ट होते हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब जी कह के गए थे मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, अब मेरे बाद आप गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे। अच्छा, गुरु नानक जी ने बड़ा प्रयास किया था हिंदू मुस्लिम एकता का, लेकिन औरंगजेब ने उसके बाद के सालों में इनके कई गुरुओं का बहुत ही निर्ममता से वध कराया, उनको पनिश किया कि वो इस्लाम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तलवार के दम पे। इस वजह से धीरे धीरे जो सिख लोग थे, जो सिख कम्युनिटी थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता को चाहते थे, औरंगजेब की वजह से, धीरे धीरे एक शासक की वजह से वो फिर दूर होते चले गए। और बाद के वर्षों में हम देखेंगे कि जब गुरु नानक जी ने, देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया, तो आखिर तक आते आते, यानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते इतने गुरुओं का बलिदान होता था। औरंगजेब और जो मुस्लिम शासकों का जो उनका इल ट्रीट था, उनका साथ बुरा बर्ताव था, उसकी वजह से आखिरकार 10वें गुरु को हथियार उठाने पड़े गुरु गोविंद सिंह जी को, और उन्होंने फिर जो भी मुगलिया सल्तनत थी उसके खिलाफ उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। और उनके बाद भी वो जारी रहा, लेकिन उनके बाद गुरु जो परंपरा थी वो खत्म हो गई। तो ये कहानी है सिख धर्म की कि कैसे वो स्टार्ट हुआ था कि सब एकता और प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन कई सारे प्रयासों के बाद भी 10वें गुरु तक आते आते सिखों को शस्त्र उठाने पड़े, और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनके गुरुओं का बलिदान हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, जो भी मुगलिया सल्तनत के उस जमाने शासक थे। अगला टॉपिक है सूफी सेक्ट। सूफी एक तरह से एक इस्लाम की एक परंपरा है जिसमें उनके संत गॉड के प्यार में, गॉड की भक्ति में खो जाते हैं और अपनी चैंटिंग करते हैं, गाने गाते हैं। जैसे इधर भजन होते हैं तो उधर कव्वाली है, या उनके जो भी जिस तरह का उनका गॉड की प्रेस करने के लिए, गॉड को अप्रिशिएट करने के लिए वो अपनी चीज़ों को गाते हैं और एक उसी तरह से वही भक्ति में डूब जाते हैं। द सूफी इज अ सेक्ट विद इन इस्लाम। द सूफी सेंट लिव्ड अ सिंपल लाइफ। बहुत ही सादा जीवन जीते हैं जो सूफी संत होते हैं। दे बिलीव दैट गॉड वाज फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच गॉड इज थ्रू लव एंड डिवोशन। ये मानते हैं कि जो भगवान है वो पूरी तरह से प्यार से भरा हुआ है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको भक्ति, समर्पण और प्यार से ही पहुंच सकते हैं। दे प्रीच मेडिटेशन। उन्होंने ध्यान सिखा, ध्यान के बारे में बताया जो हिंदूज में काफ़ी कॉमन है। सिंपल लिविंग के बारे में बात की, ये भी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में कॉमन है। एंड लव फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, और सभी भाइयों से, सभी इंसानों से प्रेम करना सिखाया। लेकिन आज हम देखेंगे कि बाद में अबू अल बकर बदी है, गद्दाफी हैं, ऐसे कुछ लीडर हुए जो इस्लाम में ही एक दूसरे को मार रहे थे। गल्फ कंट्रीज में सिया सुन्नी को, कुर्दिश को आपस में ही। तो इस्लाम में भी जो ढेर सारे सेक्ट बने हैं वो आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और गल्फ कंट्रीज में, खासकर सेंट्रल एशिया में, उनके बीच में काफ़ी कत्लेआम होता है। और अभी भी हम देख रहे हैं सीरिया जल रहा है, और भी कई कंट्रीज में, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, आपस में इनके प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन जो सूफी संत है उनका कहना था कि हम सारे इंसान एक हैं, मुसलमान भाई तो सब एक हैं ही, और जितने भी इंसान हैं हम सब एक हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।
तो सूफी संतों की जो थिंकिंग थी वो काफ़ी क्लोज थी हिंदू धर्म के जो अच्छे हुए थे, जो सबको लेके साथ चलना चाहते थे, और इवन गुरु नानक जी की टीचिंग से भी उनकी चीज़ें मैच करती हैं। इनमें संत का नाम आता है ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दो संतों के नाम आते हैं। दे वर द प्रोमिनेंट सूफी संत। Their teachings brought the Hindus and Muslim close. Sufi music has made important contribution to the Indian music. और जो सूफी म्यूजिक है, जैसे आजकल कैलाश खेर जी गाने गाते हैं, तो वो एक तरह के सूफी परंपरा के ही गानों को गाते हैं, जिसने इंडियन म्यूजिक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इंडियन म्यूजिक के साथ वो मर्ज होके हिंदुस्तानी म्यूजिक बन गया। तो सूफी म्यूजिक म्यूजिक भी रहा, इसमें गीत भी रहे, इनके भजन, जिसको कव्वाली या जो भी कहें आप, तो ये एक तरह का इसमें काफ़ी कल्चरल एक डेवलपमेंट भी हुआ उसके साथ। अगला टॉपिक आता है सूफी सेक्ट के बाद, लगभग ख़त्म हो गया है, लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि द पाथ ऑफ भक्ति वाज इजी फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो। इसमें कोई श्लोक नहीं थे, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं था, बहुत वेदों की, विराणों की, उपनिषदों की, या पूरा पूरा कुरान शरीफ, पूरा पूरा गीता, या पूरी बाइबल खैर नहीं था उस जमाने में इंडिया में, क्रिश्चियनिटी उस समय इतना नहीं आया था। तो जो इस्लाम और हिंदुज़म था उस समय, उस बहुत ज़्यादा बारीकियों को समझने की जगह भक्ति आंदोलन ने उसको इजी कर दिया। तो जो आम लोग थे वो मेन बातें समझ लेते थे कुरान की, गीता की, और उन मेन बातों को समझ के उसको फॉलो करना इट वाज वेरी इजी टू डू। इट वाज ओपन टू ऑल मैन एंड वुमेन। इसमें कोई बंदिश नहीं थी कि पुरुष नहीं आएंगे, महिला। तो चाहे वो सूफी संत थे, चाहे वो हिंदू संत थे, दोनों ने पुरुषों और महिलाओं को स्पेस दिया। किसी एक के लिए ये नहीं कहा कि भाई ये केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। तो भक्ति मूवमेंट ओपन था दोनों के लिए। द संत एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ही अपने थॉट, ताकि लोगों को बात जल्दी समझ में आए। And because that language of the local language was close to their heart, it contributed to making modeling of the Indian culture. तो इंडियन कल्चर को भी इसने काफ़ी मॉडलेट किया, काफ़ी डेवलप किया, एंड हमारा कल्चर और रिच हुआ। अब ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। चलिए, पहला जो आंसर होगा वो होगा श्री भावेश्वर कर्नाटका में है, तो मीराबाई आएंगी राजस्थान में। स्वामी रामानंद नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी के नाम के सामने आएगा बंगाल आएगा। फिर आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, श्री चक्रधर स्वामी, इनके आंसर के सामने आएगा महाराष्ट्र, और शंकरदेव के सामने आएगा आसाम। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब फिल इन द ब्लैंक करना था, खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अभी इसमें और भी रह गया। बस हो गया, खत्म हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। और लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है कि भक्ति मूवमेंट में कौन कौन लोगों ने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भक्ति मूवमेंट में सूरदास और तुलसीदास ने काफ़ी काम किया। सूरदास की पुस्तक का नाम है सूरसागर और तुलसीदास का रामचरितमानस। दूसरा, महानुभाव पंथ के बारे में अगर आप देखें तो इसमें चक्रधर स्वामी मेन थे और उनकी बुक का नाम था लीला चरित। सिखिज्म में देखें तो गुरु नानक जी थे और उनकी बुक का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको इन आंसर्स को लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, संत कबीर बिकेम अ रिनाउंड इन द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो संत कबीर जी के बारे में आप लिखेंगे, संत कबीर जी कैसे एक बड़ा नाम थे भक्ति मूवमेंट के लिए। तो इसका आंसर कैसे होगा, संत कबीर डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। उन्होंने किसी तीर्थ यात्रा, इस तरह का तीर्थ स्थान के बारे में ज़्यादा वो नहीं किया,
ना उन्होंने वर्ता के बारे में बात की, ना उन्होंने आइडल वर्शिप। तो संत कबीर became a renowned sant in the भक्ति मूवमेंट हाउ। तो आपको आंसर इसका लिखना है, तो इसका ऐसे ही आंसर होगा कि पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि he did not attach any importance to places of pilgrimage, vartas and idol worship as he believed truth was God। कि उन्होंने मतलब जो तीर्थ यात्रा उस पर ज़्यादा वो नहीं किया, तीर्थ स्थानों पर ज़्यादा वो नहीं किया, व्रत के ऊपर नहीं किया, मूर्ति पूजा पे नहीं किया। उनका मानना था कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। तो ये कबीर की पहली टीचिंग थी। दूसरी कबीर की टीचिंग क्या थी? ही डिडंट बिलीव एनी डिफरेंसेस बेस्ड कास्ट, सेक्ट, क्रीड एंड रिलीजन। उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया, सबको एक जैसा ट्रीट किया, कास्ट हो, सेक्ट हो, क्रीड, रिलीजन, कि सब एक है। तो उन्होंने सबको एक करने की बात की। ही प्रीज दैट एंड ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सभी इंसान बराबर हैं। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो भी चाहते थे गुरु नानक जी की तरह कि हिंदू मुस्लिम एकता हो। He strongly criticized extremely orthodox people in the both religions। उन्होंने दोनों ही तरफ के जो ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी जो लोग होते हैं, बोथ रिलीजन्स का मतलब है हिंदू और मुस्लिम में, इस्लाम में, दोनों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और स्ट्रांगली किया। His devotional compositions are included in Guru Granth Sahib। Thus Sant Kabir emerged as the famous sant of Bhakti movement। ये आंसर आपको इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा है द इम्पैक्ट ऑफ संत भावेश्वर वर्क ऑन सोसाइटी। अब भावेश्वर जी के बारे में आपको लिखना है कि ही ऑर्गेनाइज्ड लिंगायत इन कर्नाटका। ही अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। ही encouraged participation of the women in his own movement। He conveyed the message of simple living and chaste behavior in Kannada, the language of people। His devotees had composed some devotional verses in Marathi। As a result, there was a great impact of the work of Shri Bhaveshwar on the society। ठीक है, तो ये आप इस तरह का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। फिर आपका कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स। आपको नेम्स पूरे करने हैं कि यहाँ पे किसका नाम आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा है सिखिज्म, तीसरा है गुरु नानक, चौथा है मनमत स्वामी, और पांचवा होगा मीराबाई, छठा होगा रामानंद, सातवां होगा कबीर, और लास्ट का पीएमपी पैम्प। ओके, नो सॉरी इट्स नॉट हाँ या पीएमपी होगा, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा। अब हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। अच्छा, इसके पे चैप्टर नंबर जो 2 था उसका नाम था इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, यानी भारत शिवाजी महाराज जी के पहले क्या भारत की राजनीतिक सामाजिक संरचनाएं थी, कौन कौन से राजा महाराजा इधर उधर रूल कर रहे थे। और इसी चैप्टर को थोड़ा डिटेल में किया गया है, और ये चैप्टर अब है इंडिया की जगह पे महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो शुरू करते हैं, फिनिश करते हैं इस चैप्टर का। At the beginning of the 17th century, most of the territory in the Maharashtra was under the control of Nizams of Ahmednagar and Adil Shah बीजापुर। तो 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो महाराष्ट्र है आज का, उस पर ज़्यादातर जो कंट्रोल था वो निजाम शाह अहमदनगर का और आदिल शाह बीजापुर का। तो बीजा आ रहा है कर्नाटक में और अहमदनगर आज महाराष्ट्र में आता है आज की डेट में। तो निजाम शाही और आदिल शाही का राज था महाराष्ट्र के ऊपर। अब जब मुगल हैं, मुगल हैड एंटर द खानदेश। अब ये खानदेश क्या है? खानदेश ये इलाका है नॉर्थ महाराष्ट्र का, जहाँ से मध्य प्रदेश खत्म होता है, बुरहानपुर से स्टार्ट हो जाता था खानदेश तब। और जो नॉर्थ के जिले हैं महाराष्ट्र के वो आते थे उत्तरी महाराष्ट्र, वो जिले को हम कहते हैं खानदेश। जैसे जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक तक का इलाका कुछ हद तक ये खानदेश में आता था। नागपुर भी थोड़ा संदेश में आता था। तो अब ये खानदेश में मुगल आके इंटर करते हैं, और मुगलों का ये था कि अब इनको आदिल शाह निजाम शाह को हटा के हम साउथ पे रूल करेंगे। तो देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंड देयर पावर इन द साउथ। सो देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सीधी पीपल।
अब यहाँ पे सीधी पीपल के सेटलमेंट्स थे, यानी उनकी आबादी थी, कॉलोनियाँ थी। अब जो सीधी थे उनका क्या था, हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से आए थे और कोंकण के कोस्ट लाइन में रहते थे। अब जो कंपटीशन था, जो कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट था एमंग अस द पुर्तगीज एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंड डच, वो भी आ चुका था यूरोप से यहाँ तक। तो यानी महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ये आपस में लड़ रहे थे, अपना कंपटीशन कर रहे थे। व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे रूल करने लगे। Who had come from Europe was getting intense during period. There was stiff competition among them to capture the market for trade. The Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. तो वसई और गोवा में पुर्तगीज ने अपना अच्छा खासा सिक्का जमा लिया था। The British and the Dutch and the French had found an entry through the medium of trading कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज। उसी तरफ जो ब्रिटिश और डच और फ्रेंच थे वो अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे। ऑल दीज पावर्स एसेट द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स। अब एक पावर की जो भी पावर थी उसको दूसरी पावर की क्या ओवरलैपिंग कर रही थी, उसको दबा रही थी। केप्ट देमसेल्फ सेफ एंड ट्राइड टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल। अपने आप को सेफ रखो और दूसरे को डोमिनेट करो। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में आप समझने की कोशिश करिए कितने लोग आ गए, मतलब कितने राज्य, राजा महाराजा और कितने लोगों का संघर्ष हो रहा है। एक तरफ अफ्रीका से सीधी लोग रहने लगे कोस्टल एरिया में, कोंकण में, ऊपर से ब्रिटिश आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, फ्रेंच, ये सब आ चुके थे। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगीज, तो चार तो यूरोपियन पावर, एक अफ्रीका के सीधी, ऊपर से आदिल शाही और निजाम शाही का रूल तो था ही महाराष्ट्र के ऊपर। उधर से आगे खानदेश से होते हुए मुगल भी आ गए। तो ये सब के सब पूरा जैसे नहीं इलाके पे कंट्रोल करना चाहते थे और आपस में सबकी क्या थी, लड़ाई थी। दीज डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वर कॉल्ड टोपकर, दिस इज ऑफ देयर कस्टमरी हेड गियर। तो इनको टोपकर कहा गया क्योंकि अजीब तरह की टोपी पहनते थे, हेड गियर। तो लोकल लोगों ने इनको टोपकर कहा कि भैया भाई टोपकर पता नहीं कहाँ से चले आए यूरोप से। एंड इट इज नेसेसरी टू गेट acquainted with the village, mauja, kasba and pargana to understand the nature of the settlement in that period, as also the officers that found the link between the rulers and their subject. अब ये भी समझना है कि जो विलेज था, जो मौजा, कस्बा, परगना, इनका क्या सिस्टम था, इनकी क्या प्रकृति थी, और अधिकारियों ने लोगों से, जो भी वहाँ के लोकल राजा थे, जो उनकी प्रजा थी, उनसे अपने लिंक एस्टेब्लिश किए। एंड आल्सो द मार्केट एंड द क्राफ्ट्समैन, मार्केट में भी अपने लिंक बनाए, और क्राफ्टमैन जो कुछ स्पेशल करते हैं जैसे शिल्पकार हो गए, तो वो सब क्राफ्ट्समैन में आएंगे। परगना वॉज मेड ऑफ अ मैनी विलेज, परगना में कई सारे विलेज आते थे। जनरली द हेडक्वार्टर ऑफ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा, और जो परगना का हेडक्वार्टर होता था उसको कहते थे कस्बा। अब विलेज स्मॉलर देन ए कस्बा वाज कॉल्ड मौजा, और जो गांव कस्बे से छोटा होता था उसको मौजा कह रहे थे। लेट अस गेट एक्वाइंटेड इन द ब्रीफ विद विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। तो चलिए समझते हैं कस्बा और मौजा को और परगना को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में विलेज यानी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट इकाई लोग क्या होगी सेटलमेंट की, मौजा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे गांव और इंग्लिश में कहेंगे विलेज। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, बहुत सारे लोग गांव में ही रहते थे तब। अ विलेज वाज आल्सो कॉल्ड मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वाज पाटिल। तो जो चीफ होता था उसको पाटिल कहते थे, जो गांव का चीफ होता था उसको पाटिल। ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन, और उसका मेन काम था कि गांव के आसपास जो भी लैंड है उसको कल्टीवेशन में करो, मतलब खेती किसानी करो। When there was any dispute in the village, the patil resolved it and made peace. जब भी कोई डिस्प्यूट झगड़ा होता था तो जो भी पाटिल होता था गांव का, वो उसको रिजॉल्व यानी सॉल्व कराता था और पीस यानी गांव में शांति बनाए रखता था। एंड कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क, और जो कुलकर्णी होते थे वो इन पाटिल को हेल्प करते थे इस काम में।
द कुलकर्णी kept the record of the revenue that was collected. और कुलकर्णी रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी रखते थे जो कलेक्ट किया जाता था. सो देयर वर वेरियस आर्टिजन्स इन द विलेज, बहुत सारे शिल्पकार यानी जिनमें कुछ अनोखा अनुभव, कुछ अपनी कला पारंगत कला होती है, वो भी गांव में रहते थे. जैसे कुम्हार है, साड़ी बनाने के लिए है, जरी वाला काम है, दरी का काम है. तो इस तरह के जो शिल्पकार थे वो भी सब गांव में रहते थे, आर्टिजन. और जो नृत्य में है, जो खेल कूद दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, तो ये सब इसी में आ गए आर्टिजन्स में. दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर आर्टिशन. उनको अपने हेरिडिटरी राइट का मतलब है अपना एक पारिवारिक उनका एक राइट था कि हम तो भाई यही काम करते हैं. द पीजेंट्स गिव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिजन्स. और जो किसान होते थे वो अपना कुछ एग्रीकल्चर का शेयर आर्टिजन्स को देते थे. फॉर देयर सर्विस दे रेंडेड टू द विलेज कम्युनिटी, क्योंकि वो गांव में अपने काम करते थे जो उनको मदद करते थे. दिस शेयर वाज नोन एज बलूटा. अब इस शेयर को क्या कहते थे? इस शेयर को कहते थे बलूटा. लूटा क्या था? इट वाज अ शेयर फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिवन टू द आर्टिजन्स बाय द फार्मर्स फॉर देयर सर्विसेज दे रेंडेड टू द विलेज कम्युनिटी. तो ये है बलूटा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बलूटा क्या था. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा बलूटा क्या था. अगला है कस्बा क्या है. A kasba was like a big village. ये बड़ा गांव था. It was usually the headquarters of परगना. तो परगना जैसे इंदापुर, कस्बा ऑफ इंदापुर परगना. इंदापुर कस्बा का इंदापुर परगना, वही कस्बा वही परगना, वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोस परगना. तो ये उसके परगना के हेडक्वार्टर था कस्बा. तो उसमें वही कस्बा है वही परगना का. इंदापुर कस्बा है इंदापुर परगना का. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. उस जमाने में खेती किसानी ही मेन काम होता था, आज भी यही मेन काम है. स्किल आर्टिजन्स लाइक कारपेंटर्स, यानी लकड़ी का काम करने वाले. इसको राजस्थान हरियाणा में खाती कहते हैं, हमारी तरफ बढ़ई कहते हैं, मराठी में मुझे पता नहीं. तो कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, दरवाजे, बेड, लकड़ी से यूजफुल चीजें बनाते हैं. ब्लैक लोहार, जो लोहे के औजार बनाता है. ये सारे आर्टिजन्स जो होते थे, स्किल आर्टिजन्स, एक कस्बा में मिलते थे. देयर वॉज यूजली अ मार्केट, यहाँ एक मार्केट यानी पेट था एडजेंट टू द कस्बा, जहाँ पे बाजार लगती थी. द शीटे एंड महाजन्स वर द वतनदार्स ऑफ द पैथ. अब जो सीते और महाजन थे ये वतनदार थे पीठ के, यानी ये जो पीठ माने बाजार के ऊपर नियंत्रण रखने वाले, शीते और महाजन. एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरी हैव अ पीठ. ऐसा जरूरी नहीं था कि हर गांव में पीठ हो यानी बाजार हो. द सिटिंग अप ऑफ अ पीठ वाज द जॉब ऑफ द सीत एंड द महाजन्स. और जो सिटिंग अप, जो सेटिंग करते थे इस जॉब की, वो सीट और महाजन पूरे मतलब बाजार को नियंत्रण करते थे, उसका संरचना को, उसको मतलब जो भी इसके लिए जो चाहिए उसमें हेल्प करने वाले शीते और महाजन्स लोग थे. फॉर दैट दे रिसीव सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम राइट फ्रॉम द विलेजर्स. और इसके लिए क्या मिला था? गांव से कुछ यानी सरकार से कुछ उनको लैंड मिला हुआ था बाजार लगाने के लिए, और उनको गांव वाले से कुछ राइट्स मिले थे. तो मेन चीजें जो महाजन थे या शीते लोग थे, वो इस पूरे पीठ को यानी बाजार को मेंटेन करते थे, कंट्रोल करते थे, यानी पूरा सुपरविजन उनके सामने होता था कि सब चीजें अच्छे से होती रहें. ठीक है, अब यहाँ पे डू यू नो बॉक्स करके, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पीठ वॉज एस्टैब्लिश इन पाषाण नियर पुणे. अब पाषाण में एक पीठ बनाया गया वीर माता जीजाबाई के कहने पे. इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, मलपुरा, खेलपुरा, पारसपुरा, विथापुरा. इन औरंगाबाद आर ऑल्सो न्यू पीठ एस्टेब्लिश इन द नेम मलोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी रेस्पेक्टिवली. शिवापुर adjacent to खेड़ was a पीठ established in the name of शिव महाराज. तो ये इस तरह की नई नई पीठें बनाई गई, नए नए बाजार बनाए गए, कहीं पे जीजाबाई के नाम पे, कहीं पे महाराज शिवाजी के नाम पे, तो माता जीजाबाई के नाम पे कहीं बनाया गया, कहीं शिवाजी महाराज के नाम पे. तो ऐसे करके कई सारे पीठों का डेवलपमेंट हुआ. तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 14 तक कंप्लीट किया है. तो मैं चाहूँगा कि आज जो 4 स्टार्ट किया गया है नया चैप्टर, इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है थोड़ा काफ़ी बड़ा है, उसको मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में, सरल भाषा में. तो उसको थोड़ा एक बार समझें, एक बार रीड करें इस पूरे पेज को. उसके बाद इंट्रोडक्शन समझने के बाद में आप विलेज यानी मौजा और कस्बा की संरचना को समझें,
उसके सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करिए चैप्टर 3 के और इस पेज को रीड करिए, यही आपका वर्क है।